नाइक जी, ये जो बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर लग रहा है योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में, अब ये क्या संकेत देने की कोशिश है? यूपी में भी, हरियाणा में कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे वाला संदेश चला गया, यूपी के उपचुनावों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और अब कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी ये चलेगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप इस बात की बात करें बटोगे तो कटोगे, तो मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया केंद्र सरकार को कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन करें। अब ट्रस्ट का गठन करना था तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने ट्रस्ट गठन किया। उसमें जो भारत के मूलवासी हैं और केवल भारत के मूलवासी, पिछड़े दलित आदिवासी जिनकी आबादी 72% है, उनका प्रतिनिधित्व उनको काट दिया उसमें, और इसमें सारे जो 6% वाले उनको इसमें सदस्य बना दिया। मिश्रा जी सहित सब सदस्य बन गए 6% वाले, और जो मूलवासी थे उनको काट दिया। तो ये कटेंगे की पराकाष्ठा था और बटेंगे की ये पराकाष्ठा हुई कि सब 6% वालों को उस ट्रस्ट में नामित कर दिया, पीडीए को एकदम काट दिया। तो ये काटने के पराकाष्ठा और बांटने के पराकाष्ठा जनमानस ने देख ली। इसी पराकाष्ठा को, बांटने और काटने के पराकाष्ठा को देखकर तो 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में हाफ हो गई। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की, और हमारा सहयोगी दल कांग्रेस 6 गुना बढ़ गया, और वहीं भाजपा का सहयोगी दल तो पूर्णतः साफ हो गया, भाजपा हाफ हो गई। अब आप देखिएगा ये जो उपचुनाव भी होने वाले उत्तर प्रदेश में, हालांकि 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, लेकिन पीडीए से थर्रा कर अब 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर जीतेगा। बीजेपी तो इतना थर्राई हुई है और इतना घबराई हुई है कि ये डुगडुगी लेकर इनके बड़े नेता बजा रहे हैं कि कोई उम्मीदवार मिल जाए इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी के नेता हाथ जोड़ रहे कि नहीं बाबा, हम बुरी तरह से हारेंगे, हम नहीं लड़ेंगे इन सीटों पर चुनाव। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अंतर से करहल में चुनाव हारेंगे, फिर मिल्कीपुर में चुनाव हारेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे कटेरी पे चुनाव हारेंगे, चौथे नंबर पर कुंदरकी में ये चुनाव हारेंगे, फिर नहीं तो नाइक जी, आप ये कह रही हैं कि यूपी के उपचुनाव भी हार रहे हैं, ये महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, ये यूपी के उपचुनाव भी हार रहे हैं, ये महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, और ये शायद झारखंड भी हार रहे हैं। मैं एक चीज पूछूंगी, नहीं ये तो चलिए हार रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर तो आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि हमें कम से कम 8 विधायक बनाने। वो खुलकर कह चुके हैं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, छोटे दलों से कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने टिट फॉर टैट किया, आपने यूपी में उन्हें नहीं पूछा, आपने कहा 2 सीटें दे रहे हैं, लेनी है तो लो वरना चलते बनो, यही वाला हो रहा है साहब। और यही चीज महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस वर्सेस उद्धव ठाकरे भी हो रही है? अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। मैं इसीलिए पूछ रही हूं। संजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं, अवधेश जी भी जुड़ गए हैं, कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। क्या महाराष्ट्र में सीटों को लेकर एक गुत्था इस वक्त मची है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा सीटों का, लेकिन क्या होगा? क्या सीटों का ऐलान आज हो जाएगा? सवाल ये पूछ रही हूं। क्या आज महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारा होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस और उद्धव में एक तनातनी दिख रही है। उस सीट बंटवारे को एक ग्रिड जरा हटाइए। एमवीए में सीट बंटवारा अभी फाइनल नहीं है, और लोकसभा के नतीजों से यह विवाद बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कांग्रेस ने 13 सीटें वहां पर जीती। अब उससे क्या हुआ? उससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को उसमें 9 सीटें मिली। अब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई, इसलिए मोल भाव ज्यादा कर रही है अब कांग्रेस पार्टी। उन्हें लग रहा है लोकसभा में हमें ज्यादा सीटें मिली तो हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। कई सीटों पर दोनों के बीच टकराव है, और इसे लेकर 2019 में कांग्रेस जो सबसे जूनियर पार्टी थी, आज उन्हें लग रहा है कि वो सबसे सीनियर पार्टी हो गई और वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे तो सीएम फेस बनना चाहते हैं, लेकिन उस बीच उद्धव और नाना पटोले में भी एक नोकझोंक की खबर आई। संजय राउत और नाना पटोले में नोकझोंक की खबर आई। अब मैं इसी पर आ रही हूं। एक बार जरा संजय जी को स्क्रीन पर लीजिए और अवधेश जी को लीजिए। संजय जी, जरा ये बताइए कि उद्धव ठाकरे सीएम फेस बनना चाहते हैं, उन्होंने खुद अपनी मंशा जाहिर कर दी, लेकिन अभी तो उन्हें सीटें भी नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आज हो जाएगा ऐलान? देखिए, हमारी बातचीत को लड़ाई ना समझा जाए। अगर हम अपनी सीट शेयरिंग पे फार्मूले पे बात कर रहे हैं, तो इस तरह की सीट शेयरिंग के फार्मूले की बात तो बीजेपी से भी रहती थी, और बीजेपी से भी तो इस तरह की नोकझोंक चलती थी कि क्या कौन सी सीट रहेगी, कैसे रहेगी। मतलब उस समय तो इन्हें बातचीत नजर आती थी, आज इन्हें ये लड़ाई नजर आती है। अगर
अगर कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीती इस बार महाराष्ट्र में तो हमारा समर्थन था, जिसकी वजह से कांग्रेस को सीटें आई। और हमारा तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का ही रहेगा, यही तो हमारा मेन हमारा पॉइंट था बीजेपी से गठबंधन से अलग होने के लिए। बीजेपी से गठबंधन अगर अलग हुआ तो सरकार तो हमारी बनी रही थी, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तो बात तो थी, क्योंकि बाला साहब का ये सपना था कि चीफ मिनिस्टर हमारा एक शिव सैनिक रहेगा, हमारी पार्टी से रहेगा। तो सीट शेयरिंग का फार्मूला जिस भी तरह से होगा हम आपस में कर लेंगे। हमारे सीट शेयरिंग के फार्मूले को लड़ाई ना समझा जाए, हमारी सीट शेयरिंग के फार्मूले को बातचीत समझा जाए। जो बीजेपी लड़ाई दिखाने की कोशिश कर रही है वो ऐसा है नहीं, वो आपसी बातचीत है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारी बातचीत को क्यों लड़ाई की तरह ले रहे हैं अवधेश जी। वो कह रहे हैं हम तो बीजेपी से भी करते थे बातचीत, तब वो बातचीत थी, अभी हम अगर कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं तो आपको झगड़ा लग रहा है। क्यों झगड़ा है भाई? अब ये महाभारत के संजय तो है नहीं कि धृतराष्ट्र को सारा दृश्य जो है दूर से देख कर बताएंगे, और देख भी लेंगे तो बोलेंगे कैसे। देखिए ये तो थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है। असल में शिवसेना कांग्रेस को ज़्यादा दबा रही है। कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि जब आप किसी भी सामान्य सफलता को बहुत बड़ा बना के एक महाप्रचार कर देंगे और उसके बाद छोटा झटका लगेगा तो आप स्वयं इतने नीचे गिर जाते हैं कि साहस के साथ अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। तो 99 सीटों को जो राहुल गांधी ने बना दिया जैसे हम चुनाव जीत गए हैं। नरेंद्र मोदी का 240 वो तो खत्म हो गई बीजेपी, वो तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस डोल गया है। अब वहाँ जो हरियाणा में जो था कि एकदम जीतना ही है, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बन गई, उसके बाद आप सीट तो छोड़ दीजिए, उसके बाद जिन पार्टियों को उनके साथ चुनाव लड़ना है उनने क्या क्या बयान दिए हैं कांग्रेस को लेकर, इसके ध्यान रखिए। अब इस समय क्या है कि शरद पवार जी वहां स्वयं तो मौन धारण किए हुए हैं, और जो कुछ वो चाहते हैं वो संजय राउत के माध्यम से बुलवाते रहते हैं, और फिर बीच में हम बीच बचाव करें। तो इस समय शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे की एक ही नीति है कि कांग्रेस पर इतना दबाव बनाओ कि वो आगे न रहे, ज्यादा से ज्यादा उससे सीट कम करवाओ, अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। ये एक रणनीति चल रही है। अगर आपके लक्ष्य बड़े होते हैं कि हम कोई बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वहां आदमी अपने स्वार्थ को थोड़ा कम करता है। लेकिन जब आपका स्वार्थ ही है कि हमको तो बस केवल बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, उसमें अपनी ताकत बढ़ानी है, तो आपके अंदर यही स्थिति पैदा होती है। देखिए ये नहीं है कि महायुति में सीटों को लेकर सुन लीजिए, महाराष्ट्र के लिए सही से काम करना भी है। सुनिए ना भाई, मैं बता भी दूंगा कहां कहां लड़ाई चल रही है, सुन लीजिए। नहीं आप अच्छा एक बात बताओ, अब शिवसेना के हो ना विदर्भ में कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? उद्धव जी नहीं, आप विदर्भ में कितनी सीटें मांग रहे हैं? भाई सुचरिता इनसे पूछो विदर्भ में कितनी सीटें मांग रहे हैं? विदर्भ में बता दीजिए जरा। नहीं बता दो विदर्भ में कितनी मांग रहे हैं आप? अरे भाई विदर्भ की सीटें बताइए, कितनी मांग रहे हैं विदर्भ में आप? तो आपको अब मैं बता दूंगा। भी सीटें मांगे, हमारी आपसी बातचीत है वो। नहीं आपसी नहीं बातचीत है, सब क्लियर है। आपको आप बता दो, आप उसको लड़ाई में क्यों ले रहे हो आप? अरे भाई कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सीएम अगर कांग्रेस का भी बनाना चाहे तो कोई लड़ाई नहीं है। मैंने लड़ाई शब्द का प्रयोग किया नहीं है, आपके शब्द हैं। मैंने तो केवल इतना कहा है कि शाइलॉक की तरह ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के शरीर की जो है सीटें उससे निकाल लो। ये नीति है। देखिए मेरा कहना है अभी कि बीजेपी, अवधेश जी मैं एक बार वापस आ रही हूँ।